हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माइटी जेटा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। हिस्ट्री की बात हो और डेट्स की बात याद ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम लगता है स्टूडेंट को वो है हिस्ट्री में डेट्स को लर्न करना। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि हिस्ट्री में डेट्स लर्न नहीं होती है, कैसे याद करें। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, आपका कॉमन क्वेश्चन यही रहता है कि हमें हिस्ट्री में डेट्स लर्न नहीं होती, उसको कैसे याद करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है जो आपके क्वेश्चन में पेपर में पूछी जा सकती हैं और इनको डेट्स को कैसे आपको लर्न करना है, वो सारी की सारी चीजें मैं इस सेशन के अंदर बताने वाली हूं। तो फटाफट से आकर के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। और ज्वाइन करते आपको दो बड़े बड़े काम करने हैं। सेशन को शेयर और लाइक करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर तक शेयर भी करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पूरी हिस्ट्री से टाइमलाइन के क्वेश्चंस की एक सीरीज, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स की जो पूरा का पूरा बताऊंगी, उसको कहीं पर अगर आप नोटबुक या पेपर लेकर बैठे हो तो उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे जाएंगे टाइम से, आपकी इंपॉर्टेंट डेट से, वो मैं उसको मार्क कर दूंगी, तो आपको वही चीजें लिखनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, ग्रीक पीस एंड बोन्स। यहाँ से हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स को लर्न करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके हर बार। अलेक्जेंडर कनिंघम जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई बनते हैं, तो ये कब रिक्रूट किए गए थे, कब अपनी पोस्ट पर ये आए थे, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1875 में। ठीक है, 1875 में ये एएसआई बने थे। ठीक है, उसके बाद आप करते हैं डी आर सानी यानी कि दयाराम सानी ने 1921 के अंदर हड़प्पा को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। आर.डी. बनर्जी ने 1922 के अंदर मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। ठीक है, कहीं पर लिखते रहना, नोट करते रहना, राइट। 1924 के अंदर जॉन मार्शल ऐसे पहले व्यक्ति थे, पहले इंसान थे, ऐसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हड़प्पा के बारे में दुनिया को बताया। ठीक है, कि ये भी एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो बहुत ओल्ड है ना, जो कि मेसोपोटामिया की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कही जाती है। और ये तीन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से ये भी, 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में ये भी एक है, जिसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये बताने वाले कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हम सेकेंड चैप्टर की, जिसपे हम करेंगे क्या? किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, सॉरी किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। तो 600 से लेकर 500 BC में क्या होता है? महाजनपदों का इमर्जेंस होता है। महाजनपद कितने थे टोटल? 16 महाजनपद आज थे, जो कि पावरफुल महाजनपद कहा जा सकता है। इनमें से भी सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था? मगध था, है ना। 16 महाजनपदों से भी सबसे पावरफुल मगध जो था वो सबसे पावरफुल था। 544 से लेकर के 492 ये है आपका बिंबिसार, अजातशत्रु। ये आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत ही लाइटली है, नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है ना। मैं इसको मार्क नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि बिंबिसार और अजातशत्रु और महापद्मानंद, ये 3 ऐसे रूलर थे जिन्होंने मगध को दूर दूर तक एक्सटेंड किया। तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है वो ये है आपकी 268 से लेकर के 231 BCE में, ये कहलाता है अशोका का रीजन। अशोका का शासनकाल कब से कब तक था? तो 268 टू 231 के बीच में। उसके बाद इसी बीच में कलिंगा ने क्या करी थी? कलिंग बैटल हुई थी, जो सम्राट अशोक ने कलिंग को क्या कर लिया था? कन्क्वायर कर लिया था। और आज का ओडिशा पहले का कलिंग कहलाता है। क्लियर? उसके बाद 335 से लेकर के 375 रीजन कहलाता है किसका? समुद्रगुप्त का। और ये वही समुद्रगुप्त है जिनके कोर्ट पोएट का नाम क्या था? हरिसेन था। और हरिसेन ने इन्हीं की ही प्रशंसा में एक प्रशस्ति लिखी थी जिसको कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति, और इसको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके उनमें लिखा गया है। ठीक है, चलिए सेकंड की बात करते हैं। 375 से लेकर के और 415 का जो रीजन था, है ना, इसके बीच का जो शासनकाल था वो किसका था? वो था चंद्रगुप्त सेकंड का, है ना। चंद्रगुप्त सेकंड अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, दोनों टर्म ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसके बाद एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1784 के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को सबसे पहले डिसाइफर करने वाले कौन थे? ये थे कौन? जेम्स प्रिंसप, जिन्होंने 1838 के अंदर दोनों स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। और इन्हीं दोनों स्क्रिप्ट के अंदर हमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, न सिर्फ इंडिया से बल्कि इंडिया से बाहर भी मिलते हैं, अफगानिस्तान तक मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डेट है इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की? या चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को या मौर्य डायनेस्टी को कब फाउंड किया था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यह आ जाएगा 321 BCE।
ठीक है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब आता है किनशिप कास्ट एंड क्लास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं आपके इस चैप्टर से, आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब इसको टाइमलाइन लर्न करोगे तभी जाकर आप उसको सेट करोगे, और सीयूटी में तो इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 500 BC में महर्षि पाणिनि ने क्या किया था, संस्कृत ग्रामर लिखी थी जिसको कहा जाता है अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है। उसके बाद 500 से लेकर के 100 BCE के बीच में अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए थे, जिसमें त्रिपिटक भी शामिल थी, जो कि पाली लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, राइट। उसके बाद रामायण और महाभारत कब लिखी गई थी, 500 BCE से लेकर के 400 CE। BC और CE वाला कंसेप्ट जरूर से देख लेना। तो ये 500 BCE से स्टार्ट होकर के और फिर ये 100 तक आ जाती है। 100 से फिर ये क्या बढ़ती है, ये 500 इधर से आती है, ठीक है। 500 से ये आ गई हमारी 0 पर, फिर उसके बाद ये 0 से गई 4 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 500, 400, 300, 200, 100, 0 आ गया। उसके बाद 1 2 3 4, इस तरीके से 500 BCE से लेकर के 400 CE के बीच में रामायण और महाभारत को लिखा गया था। क्लियर है। देन उसके बाद 200 CE ऑनवर्ड्स कंपाइलेशन ऑफ द पुराना, फिर पुराणों को कंपाइल किया गया। पहले वेदों को लिखा गया, फिर उसके बाद पुराणों को लिखा गया। तो पुराणों की रचना कब की गई थी, पुराणों की रचना की गई थी 200 CE ऑनवर्ड, नॉट BCE, इट्स CE, ठीक है, CE। उसके बाद 300 CE में नाट्य शास्त्र भरत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो भरत मुनि ने क्या किया था, नाट्य शास्त्र लिखा था, और ये जो है वो ड्रामाटर्जी पर क्या है, पूरी की पूरी बेस्ड है। मतलब जो ड्रामा वगैरह होते हैं ना, जो प्लेज वगैरह लिखे जाते हैं, जैसे कालिदास वगैरह लिखते थे, इस तरीके से। 400 to 500 CE संस्कृत प्ले अ वैल्यूबल रोल इन द कंपाइलेशन ऑफ द कालिदास वर्क ऑन द एस्ट्रोनॉमी। जो ये चांद तारे जो हमारे ये जो होते हैं ना पूरे अंतरिक्ष में जो होते हैं, तो इनकी जो स्टडी करते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। तो इन्हीं की ही पूरी पूरी एक बुक लिखी हुई थी, जो कि किसने लिखी थी, जो कि संस्कृत प्ले अ वैल्यूबल रोल इन कंपाइलेशन द कालिदास वर्क ऑन द एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स बाय द आर्यभट्टा एंड वराहमिहिर इन संस्कृत, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें संस्कृत में लिखी गई थी, और इसका टाइम पीरियड है 400 to 500 CE। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं करिएगा, ठीक है, मतलब एक बार देख लीजिएगा, बट फिर भी हमने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता है, लेकिन जितने जितने मैंने मार्क किए हैं वहाँ से ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, थिंकर्स, बिलीव्स और बिल्डिंग पर बात करते हैं। 500 से 1500 to 1000 BC के अंदर क्या लिखे गए थे, हमारे वैदिक, अर्ली वैदिक ट्रेडिशन कहलाता है। इसी में ही हमारी ऋग्वेद की रचना भी की गई थी। और ऋग्वेद को कहाँ पर और किसने लिखा था, इंदस रिवर और उसके आसपास के ट्रिब्यूटरीज के पास बैठ करके, और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे ना, जो आकर के वहां सेटल्ड हो गए थे, उन्होंने ही ऋग्वेद की रचना नदियों के किनारे बैठ के की थी, ठीक है। उसके बाद 500 to 1000 to 500 BC में लेटर वैदिक ट्रेडिशन। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि लेटर वैदिक काल और अर्ली वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या बताया। तो अर्ली वैदिक काल का तो आ जाएगा 1500 to 1000 BC, और लेटर का आ जाएगा आपका 1000 to 500 BC, ठीक है। तो यहां पर ये खत्म होगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा 6th century BC में अर्ली उपनिषद जैनास। तो 6th century BCE में उपनिषद वगैरह, उपनिषद हो गए, ठीक है, जैनिज्म, बौद्धिज्म। उसके बाद 3rd century के अंदर पहले हमारे सबसे पहले स्तूपा का बनवाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कि अर्ली उपनिषद का टाइम पीरियड क्या है, 6th century। सी क्यों लिखा जाता है, अप्रॉक्स, मतलब कि लगभग के आसपास, इसीलिए लगभग लिखते टाइम ना हम सीई को यूज करते हैं। सी 2nd century सी में डेवलपमेंट ऑफ द महायाना बौद्धिज्म। तो बौद्धिज्म 2 ब्रांच में बट गया था, ठीक है, 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया था, एक था महायाना, एक था हीनयाना। तो महायान ब्रांच बनी थी कब, महायान ब्रांच बनी थी 2nd century के अंदर, ठीक है, महायान बौद्धिज्म की ब्रांच है। उसके बाद वैष्णोइज्म आता है, ये भी आपका 2nd century में BC ऑनवर्ड। शैविज्म भी आपका 2nd century BC में, एंड गॉडेस कल्ट और मूर्ति पूजा का प्रचलन भी यहीं से ही स्टार्ट हो गया था 2nd century CE के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद 3rd century में सबसे पहले हमारे टेम्पल्स बनाए गए थे, जो अर्ली टेम्पल्स है, अर्लीस्ट टेम्पल है, वो 3rd century से बनने स्टार्ट हो गए थे, राइट। और पहले क्या बनाए जाते थे, केव टेम्पल्स बनाए जाते थे, आर्टिफिशियल केव बनाई जाती थी, उसके अंदर भगवान की मूर्तियां रखी जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हो, जैसे अभी हाल ही में एग्जाम्पल ले सकते हो माता वैष्णो देवी का, ठीक है।
नाउ 1880s में H.H. कोल अपॉइंटेड द क्यूरेटर ऑफ द एंशंट मॉन्यूमेंट। तो ये क्यूरेटर बने थे जिन्होंने क्या किया था, सांची स्तूपा को जब भोपाल की बेगम ने परमिशन दे दी थी कि भाई तुम हाँ इसको ले जा सकते हो, इसके स्ट्रक्चर को ले जा सकते हो, क्योंकि तब तक तो पता नहीं था। फिर इन्होंने उन पर कमेंट किया था कि भाई ऐसे किसी गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए कि अपने देश की धरोहर को किसी दूसरे पर्सन को ले जाने के लिए परमिशन दे दे। फिर उसको रोकने के लिए भोपाल की बेगम ने क्या किया था, बहुत सारा पैसा डोनेट किया था, एज इट इज पीओपी का बनवा करके यूरोपियंस को दिया था। इस तरह से हम सांची स्तूपा को बचा पाए। इसके अलावा यहां से दो आपको बताएं कि अमरावती स्तूपा की डिस्कवरी कब हुई थी, ठीक है, अमरावती, ठीक है, स्तूपा की डिस्कवरी हुई थी 1796 के अंदर, ठीक है। और सांची स्तूपा को डिस्कवर किया गया था कब, सांची स्तूपा को डिस्कवर किया गया था कब, 1818 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आता है हमारे पास थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर में, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत ही कम आपके पूछे जाते हैं टाइमलाइन के क्वेश्चन, लेकिन हमें तो करना है क्योंकि पता नहीं 1 मार्क का क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ लें। 973 के अंदर अल-बरूनी का जन्म होता है, ठीक है। अल-बरूनी वाज बोर्न इन उज्बेकिस्तान, जो पहले ख्वारिज्म कहते थे, ठीक है। उसके बाद 1031 यानी कि 1031 के अंदर अल-बरूनी ने क्या लिखी थी, अपनी बुक लिखी थी जिसको पब्लिश किया गया था। कौन सी बुक थी इनकी, इनकी बुक का नाम था किताब उल हिंद, ठीक है। इसको पब्लिश कब किया गया था, 1031 में, 1031 के। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेथ ऑफ अल-बरूनी, अल-बरूनी की डेथ कब हुई थी ये भी नहीं पूछा जाता है, बट हमें ये करना है, ठीक है। 304 के अंदर इब्न बतूता बोर्न इन तांजियर। तो कई बार पूछा जाता है कि इब्न बतूता का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तांजियर में हुआ था 304 के अंदर, ठीक है, सॉरी 1304 के अंदर। 1333 के अंदर इब्न बतूता पहुंचता है सिंध। तो अल-बरूनी कब आया था, अल-बरूनी इंडिया आया था कब, 1017 के अंदर। इसी तरीके से ये कब आया था, कौन, इब्न बतूता, तो ये आया था 1333 के अंदर इंडिया आता है। 1354 के अंदर इब्न बतूता रिटर्न टू मोरक्को। फिर ये 1334 के अंदर इब्न बतूता वापस अपने मोरक्को चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहां से ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये कब गया था। जो क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ वहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। मैं इसलिए सारी डेट्स को करवा रही हूँ क्योंकि पता नहीं कौन से डेट्स आ जाए, फिर कहोगे कि आप मैडम आपने ये तो करवाया नहीं था। हाँ, जो मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, रेहला वाज पब्लिश। रेहला को कब पब्लिश किया गया, रेहला क्या थी, रेहला जो थी वो इब्न बतूता की बुक थी जिसको पब्लिश किया गया था 1377 के अंदर। फ्रैंकिस पैलेस्ट्रेट अ डच ट्रैवलर रीच्ड इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन ये सीयूटी में पूछा जाता है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट आप इसको देख लीजिएगा। पैलेस्ट्रेट कौन थे, ये फ्रैंसिस्को पैलेस्ट्रेट जो थे वो एक डच ट्रैवलर थे जो इंडिया कब पहुंचे थे, 1620 के अंदर। उसके बाद पीटर मुंडे जो कि इंग्लैंड से थे, ये कब इंडिया आते हैं, ये इंडिया आते हैं 1628 के अंदर। देन 1656 से लेकर के 1668 तक फ्रैंकिस बर्नियर विजिटेड इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का आपको बताना है कि वो इंडिया के अंदर कब आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो ऊपर कर लिया हमने, एक ये रहा फ्रैंकिस बर्नियर इंडिया कब आया था, ये आया था 1656 से लेकर के और पूरे 12 साल तक ये इंडिया रहा था। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सा ऐसा ट्रैवलर है जो 12 ईयर्स तक इंडिया में रहा था, तो आंसर विल बी फ्रैंकिस बर्नियर, राइट। 1555 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्लेस अ फाउंडेशन द स्टोन ऑफ द नेशनल म्यूजियम दिल्ली। तो इन्होंने क्या किया था, नेशनल म्यूजियम जो है फाउंड किया था दिल्ली के अंदर। और 1989 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1989 में सांची स्तूपा को वर्ल्ड हेरिटेज में मेंशन किया गया था, इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत जो है वो सेटअप की जाती है। तो दिल्ली सल्तनत हमारा कब स्टार्ट हो गया था, 1206 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शेख मुहिद्दीन चिश्ती की डेथ कब हुई थी, 1236 के अंदर, और फिर इनकी दरगाह बनाई जाती है। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1469 के अंदर बर्थ ऑफ द गुरु नानक देव जी, है ना, ये तो पता ही होगा, रावी तलवंडी, है ना, उनके रावी रिवर के पास में तलवंडी नामक एक है, ननकाना साहिब वो एक विलेज है, वहाँ पर हिंदू मर्चेंट फैमिली में इनका बर्थ होता है, ठीक है। कब होता है, 1469 के अंदर। उसके बाद कंपाइलेशन ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब को किसने कंपाइल किया था, तो ये किया था
1604 में। और किसने किया था? किसने किया था? गुरु अर्जन देव जी, है ना, अर्जन देव जी। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब, है ना, ये दो हैं। तो आदि ग्रंथ किया था गुरु अर्जन देव जी ने, और गुरु ग्रंथ साहिब किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ये है। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब और आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जन देव ने। और गुरु ग्रंथ साहिब को मतलब 9 गुरुओं को मिला करके और एक पूरी की पूरी कॉमन बुक बना दी थी, जो कि किसने बनाई थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने, है ना। और इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी ने 1669 के अंदर क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, 1669 के अंदर खालसा पंथ को बनाया था गुरु अर्जन देव जी। आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो कब लिखी गई थी? 1604 में कंपाइल की गई थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। और यही गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? मतलब आदि गुरु ग्रंथ के अंदर 9 अपने से 9 जो गुरु थे पहले, उन सभी की टीचिंग्स को इसमें इंक्लूड किया था। जबकि आदि ग्रंथ साहिब जो गुरु अर्जन देव ने लिखी थी, उन्होंने गुरु नानक देव जी के समेत, ठीक है, अपने से पहले 3-4 जो गुरु थे उनके, और साथ साथ में कबीर की वाणियां जो होती थी, कबीर के दोहे होते थे, और साथ साथ में बाकी के अदर गुरुज की भी जो है क्या की गई थी? इसमें पूरी की पूरी कंपाइलेशन को किया गया था। मतलब उनकी वाणियों को, उनके दोहों को, श्लोक को उसमें मेंशन किया गया था। ठीक है, क्लियर? बाबा फरीद हैं, ठीक है, बाबा फरीद हैं और बाबा गुरु नानक है। इन दो को इंक्लूड करते हुए और बाकी के इनसे पहले के 4 जो गुरु थे उनको पूरा इंक्लूड करके और क्या किया था? आदि ग्रंथ साहिब की रचना की थी। ठीक है, आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 500 से लेकर के और 800 के बीच में। ठीक है, ये क्या करते हैं? सी अपार, संबंदरार और सुंदरार, है ना, ये तमिलनाडु। और ये कौन थे? ये थे बच्चे, इनकी तीनों की पोयम क्या कहलाती है? इन तीनों की पोयम तेवारम कहलाती है। क्या कहलाती है? तेवारम कहलाती है। तेवारम क्या थी? मतलब एक बुक थी, इस बुक के अंदर इन तीनों को क्या किया गया था? इन तीनों की पोएम्स को शामिल किया गया था और एक कॉमन बुक बना दी जिसको तेवारम कहा जाता है, जो कि 10th सेंचुरी में क्या की गई थी? बनाई गई थी, जो कि 10th सेंचुरी में बनाई गई थी। ठीक है, और ये क्या थे? सारे के सारे संत थे जो अलवरा से बिलोंग करते थे। 800 to 900 में नम्मलवार और मनी कचवाकर और अंडाल और तोंद्रा दिपोदी, ये कहाँ से थे? ये तमिलनाडु से थे, ये भी संत थे, है ना। 1000 से लेकर 1100 में अल हुजरी, दातागंज बख्श इन पंजाब, और ये कौन कहाँ से था? तो वही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, है ना। कौन कहाँ से था? रामानुचार्य इन तमिलनाडु। मुझे लगता है कि ये आपको बहुत बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बच्चा 1 से 2 बार जब आप इसको पढ़ोगे, अच्छे से लिख लिख कर देखोगे, तो कोई चीज़ आपकी मुश्किल नहीं लगेगी, है ना। तो मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब भी हकीकत में बदलेंगे, तू ज़रा कोशिश तो कर। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? बसवन्ना जो कि कर्नाटक में क्या कर रहे थे? कर्नाटक में इन्होंने क्या किया था? कर्नाटक में सारी डेट इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में इन्होंने इन्होंने वीर शैव ट्रेडिशन को क्या किया था? स्टार्ट किया था, है ना। 1200 to 1300 में ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, ये दोनों कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती राजस्थान से थे, है ना। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे कि इनकी दरगाह बताओ कहाँ पर है, तो राजस्थान अजमेर के अंदर है। और बहादुद्दीन जकारिया और फदरुद्दीन गंज ए सरकार पंजाब से थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कहाँ से थे? दिल्ली से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 बार इसी को ही रिपीट करके देखना है। ठीक है, बाकी तो सारा हो जाएगा, बस थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, उसके बाद ये भी है आपका लाल देद है। ठीक है, और कबीर का टाइम पीरियड पूछा जाता है। 1400 to 1500 में कबीर, रैदास, सूरदास, ये कहाँ से थे? तीनों उत्तर प्रदेश से थे। और बाबा गुरु नानक देव जी कहाँ से थे? पंजाब से थे, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखो, अच्छा ऊपर रह गया 1300 to 1400 के बीच में लाल देद। ठीक है, लाल देद कहाँ से थे? कश्मीर से थे। तो ऐसे कौन से संत से तो कश्मीर से बिलोंग करते थे, तो लाल देद आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लाल शहबाज कलंदर सिंध से थे। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से थे, और इन्हीं के नाम पर ही वहाँ पर एक पूरा का बहुत बड़ा वो है रेलवे स्टेशन बना हुआ है।
वल्लभचार्य इन गुजरात एंड मीर सैयद मोहम्मद, ठीक है, ये नहीं पूछे जाते, इसको आप छोड़ सकते हो। तो लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वल्लभाचार्य कहाँ से थे, गुजरात से थे, है ना। आसाम से कौन थे, तुकाराम थे, ठीक है। आसाम से कौन थे, शंकर देव थे, है ना, जो कि क्या करते थे, भगवत गीता पर क्या करते थे, फोकस करके लोगों को जीवन के बारे में बताते थे। तो भगवत गीता पर कौन करते थे, जो क्या करते थे, कीर्तन घोष, है ना, इन्हीं की रचना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1500 टू 1600 में श्री चैतन्य बंगाल से थे, मीराबाई राजस्थान से थी, और शेख अब्दुल कुदुस गंगोही और मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखी थी, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पद्मावत, हु कंपोज पद्मावत, तो ये हो जाएगा पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। तुलसीदास जी कहाँ से थे, उत्तर प्रदेश से थे। 1600 टू 1700 में शेख अहमद सरहिंदी हरियाणा से, और मीर जाफिर। मैं ये क्यों बता रही हूँ स्टेट, क्योंकि कई बार स्टेट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तरफ स्टेट दिए होंगे तो दूसरी तरफ आप क्या दिए होंगे, संत दिए होंगे। कौन सा संत किस स्टेट से बिलोंग करते थे, तो आपको मैच करके बताना है। मैच कब करोगे, जब आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ इस भक्ति सूफी मूवमेंट की एक एक चीज़ को आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। अभी थोड़ा सा टाइम है, इसको 3 से 4 बार इसकी डेट्स को लिख कर देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि 7th सेंचुरी के अंदर राइट, फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर। तो विजयनगर को किसने फाउंड किया था, हरिहर बुक्का ने। कब, 1336 के अंदर, 1485 के अंदर, ठीक है। 1485 के अंदर क्या होता है, 1485 के अंदर हाँ जी, आ रही हूँ, ठीक है। तो कृष्णदेव राय ऑक्यूपाइड द रायचूर दोआब। 1512 के अंदर कृष्णदेव राय ने क्या किया था, रायचूर दोआब को कैप्चर किया था, राइट। और कृष्णदेव का टाइम पीरियड जो है वो 1509 से लेकर के 1529 तक है। तालीकोटा का बैटल कब हुआ था, 1565 में। किस किस के बीच हुआ था, रामा राय वर्सेस अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के सुल्तानों के साथ में, राइट। 1570 में क्या हुआ था, 1570 में अराबिदु डायनेस्टी आई थी। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, वो ट्रिक क्या थी, वो ट्रिक थी आपकी कि कौन सी 4 डायनेस्टी ने रूल किया। तो SSTA, विजयनगर पर 4 डायनेस्टीज ने रूल किया, संगम, सुलुवा, तुलवा और अराबिदु डायनेस्टी। तो ऊपर की 3 को देख लिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, अराबिदु डायनेस्टी की, जो 1570 में उनकी फाउंडेशन रखी गई थी, मतलब इनकी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी, राइट। उसके बाद कर्नल मैकेंजी अपॉइंट होते हैं सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में, ये 1815 में होते हैं। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ ने फोटोग्राफी स्टार्ट करी थी हम्पी के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद 1876 के अंदर JF फ्लिंट बिगेन द डॉक्यूमेंटिंग द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। JM फ्लिंट ने क्या किया था, डॉक्यूमेंटिंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ द टेम्पल वॉल्स एट द साइट। तो टेम्पल पे जो कंटेंट लिखे होते हैं उस पर डॉक्यूमेंटिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी। कब, 1876 के अंदर। 1902 के अंदर कंजर्वेशन बिगेन अंडर द जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने इन सभी चीज़ों को रेक्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया था, कंजर्व करना स्टार्ट कर दिया था 1989 के अंदर, ठीक है। 1989 के अंदर, 1986 के अंदर क्या किया गया था, 1986 के अंदर हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के द्वारा शामिल घोषित कर दिया गया था कि ये हमारी विश्व धरोहर बन गई है। इसके अलावा इसको नेशनल इंपॉर्टेंस कब दी गई थी, हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस कब दी गई थी, तो हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई थी 1976 के अंदर, ठीक है, 1976 के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट 1765 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गया था बच्चे, कहाँ से, बंगाल से, है ना। और किसके बाद मिला था, बक्सर का बैटल हुआ था। कब, बक्सर का बैटल हुआ था 1764 में। बक्सर के बैटल में जीतने के बाद फिर इनको 1765 के अंदर इनको दीवानी राइट मिलते हैं। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या किया गया था, अब चीज़ों को धीरे धीरे जो है वो मतलब इस रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश अथॉरिटी ने, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये एक अथॉरिटी लेकर आए थे कि अब हम अपने तरीके से इंडिया के अंदर रूल करेंगे। तो वो रूलिंग की अथॉरिटी जो है वो लेकर आए थे, इसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। और इसी में ही क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट हमारा
बना था, ठीक है, 1773 के अंदर। 1800 के अंदर सांथाल्स बिगेन हो गए थे, कहाँ पर, राजमहल हिल्स के अंदर आ गए थे। देन उसके बाद आएगा आपका, उसके बाद 1818 के अंदर फर्स्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट बॉम्बे डेक्कन प्रेसिडेंसी। तो 1818 में पहली जो है बॉम्बे डेक्कन के अंदर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को लागू किया जाता है 1820s के अंदर, ठीक है। 20s के अंदर प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिक्लाइन, राइट, तो एग्रीकल्चर प्राइस जो है बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाते हैं, क्लियर है। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, 1861 के अंदर कॉटन बूम, यानी कि अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ जाती है, और सिविल वॉर कब, 1861 के अंदर, ठीक है। तो ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, राइट, रैयतवाड़ी सिस्टम जो है, रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम को कब लागू किया गया था, 1820s के अंदर। 1820s के अंदर कहां पर, बॉम्बे डेक्कन में। कहां पर बच्चे, बॉम्बे डेक्कन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसी चैप्टर से, जैसे सांथाल रिवोल्ट है, सांथाल रिवोल्ट कब हुआ था, सांथाल रिवोल्ट हुआ था 1855-56 के अंदर, ठीक है। और बॉम्बे डेक्कन रिवोल्ट कब हुआ था, बॉम्बे डेक्कन रिवोल्ट ये हुआ था 1875 में, सूपा विलेज महाराष्ट्र से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, बहादुर शाह जफर को, ठीक है, 1849 के अंदर, हमेशा हमेशा के लिए 59 के अंदर ना, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अनाउंस आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर 57 में, shifted the Red Fort and given the another place Delhi to recite the site, है ना। 1849 के अंदर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन द दिल्ली रिसाइट इन, ठीक है। तो ये कब किया गया था, 1857 के अंदर। तो उनको क्या किया गया था, उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो है 1857 के बाद की बात है ना, 1857 के रिवोल्ट के बाद की बात है कि उनको रेड फोर्ट से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए कहां कर दिया था, रंगून भेज दिया था। पहले इसको म्यांमार कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1856 के अंदर गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड टू बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल एम्परर। तो 56 के अंदर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि बस ये इसके बाद में कोई जो है वो मुगल अथॉरिटी नहीं इंडिया के अंदर रूल करने वाली है, हम रूल करेंगे। उसके बाद कंपनी पास, एक के बाद एक कंपनी नए नए रूल पास करती रही, जिसके अकॉर्डिंग वो बहुत सारी टेरिटरीज को, इंडिया के स्टेट को कैप्चर करते गए, और ये एनेक्सेशन की पॉलिसी जो थी वो लागू करते रहे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को क्या किया था, एक यंग सोल्जर थे, उनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, ठीक है, 8 मार्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 10 में 1857 को सिपॉल म्यूटिनी होती है, कहां से, मेरठ से स्टार्ट होती है, राइट। उसके बाद 1857 में दिल्ली रिकैप्चर फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस, दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया जाता है। कहां पर, दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया जाता है, दो तरफ से अटैक करके, और उनको कैप्चर कर लिया जाता है ना, किसको, दिल्ली को, और बहादुर शाह जफर को फिर वहां से जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, क्लियर। मैंने ये लिख दिया क्या बच्चा, एक मिनट रुकना जरा, क्या लिखा है मैंने, एट अप्रैल हुआ क्या था कि इनको ना 11 अप्रैल को फांसी लगनी थी, है ना। फिर उनको 3 दिन पहले फांसी पर लटका दिया, क्योंकि अगर 3 दिन और जिंदा रहते तो बहुत सारे सोल्जर्स को और भड़का सकते थे, है ना। तो 8 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 10 में 1857 को मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। 57 को, सितंबर 1857 को दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था रिबेल फोर्सेस, ठीक है, फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस। उसके बाद अक्टूबर 1858 के अंदर मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर अलोंग विद हिज वाइफ सेंट टू द प्रिजन रंगून।
तो डेथ कब हुई थी उनकी? डेथ हुई थी 1859 के अंदर, जो हमने अभी देखा। देन उसके बाद उनको 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने की पनिशमेंट दी गई, और जैसे दिल्ली को कैप्चर किया गया, दिल्ली को कैप्चर करने के बाद बहादुर शाह जफर, उनकी वाइफ और उनके बच्चों समेत उनको रंगून भेज दिया गया, राइट। और पेंशन पर उनको वहां पर रखा गया था। फिर थोड़े साल बाद वो पेंशन भी खत्म कर दी थी। 1858 में नए नए एक्ट पास किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नवंबर 82 के अंदर बहादुर शाह जफर डाइड इन द जेल ऑफ रंगून। तो रंगून के अंदर क्या करते हैं, रंगून के अंदर 1859 के अंदर इनकी डेथ, मतलब 59 में इनको वहां कर दिया जाता है और 1862 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, उसी जेल के अंदर, रंगून जेल के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करते हैं क्या, बंगाल गॉट पार्टीशन। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी और द नेशनलिस्ट मूवमेंट की। 1905 के अंदर बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया था। उसके बाद इसको रीमर्ज किया गया था 1911 के अंदर, ठीक है। बंगाल को रीमर्ज कब कर दिया गया था, 1911 के अंदर। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। 1919 के अंदर रोलेट एक्ट पास किया जाता है, और इसी 1919 के अंदर जलियांवाला बाग मैसेकेयर भी होता है, ठीक है, हत्याकांड भी होती है। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है बाय द गांधी जी। 1922 के अंदर क्या किया जाता है, गांधी जी कि इसको स्टार्ट करने के लिए, और खूब अच्छे से स्टार्ट हो रहा था ये, है ना, अच्छे से चल रहा था, चारों तरफ बंद लग गया था, शटडाउन हो गया था, सब कुछ, है ना, काइंड ऑफ लॉकडाउन, है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, एनसीएम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वहाँ के जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था 1922 के अंदर, तो इस चोरी चोरा घटना को लेकर के गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। और ये चोरी चोरा इंसिडेंट जो है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1922 के अंदर, ठीक है। कहाँ पर, गोरखपुर में, यूपी के अंदर, है ना। 1928 के अंदर साइमन कमीशन आता है इंडिया के अंदर। 1929 के अंदर लाहौर सेशन होता है, और यहीं पर ही कंप्लीट इंडिपेंडेंसी की डिमांड को रखा जाता है। 1930 के अंदर सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, दांडी मार्च होता है। फर्स्ट रिपब्लिक इंडिपेंडेंस डे को इसी में ही वो किया जाता है। कब किया जाता है, 26 जनवरी 1930 को क्या किया जाता है, पहली बार हमने क्या किया, अपने नेशनल फ्लैग के साथ इसको सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिया जाता है 1940 को। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है, और इसी में ही क्विट इंडिया मूवमेंट को भी गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 के अंदर। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था बच्चा, कैबिनेट मिशन प्लान था कि एक आखिरी कोशिश करके देख लेते हैं कि वो मान जाते हैं पाकिस्तान को अलग नेशन को ना करने के लिए, तो हम एक आखिरी कोशिश करके देख लेते हैं। तो पावर को डिवाइड किया गया, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग उस चीज़ को नहीं मान रही थी। वो चाहती थी कि हम पाकिस्तान एक अलग कंट्री बनाएं। तो जो प्रपोजल उनके सामने रखे गए थे उनको सारे के सारे को ठुकरा दिया गया, और आखिरकार डायरेक्ट एक्शन डे होता है कब, 16 अगस्त, ठीक है। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे प्लान कर दिया जाता है 1946 को, डायरेक्ट एक्शन डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 1947 के अंदर इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, और 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन जाती है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जुलाई 1945 को क्या किया जाता है, यहाँ से 3 और इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। एक तो अडॉप्ट कब किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो एक तो अडॉप्टेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, इसको इन्फोर्स में कब लाया गया था, ठीक है, इन्फोर्स्ड कब, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कब किए गए थे, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किए गए थे दिसंबर 1949 को, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखना। 1945 को क्या किया गया था, लेबर गवर्नमेंट कम्स टू पावर इन इंडिया, ठीक है। तो 1945 में लेबर गवर्नमेंट बन गई थी। 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन अनाउंस इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। तो 46 के अंदर हमारे पॉलिटिकल लीडर के सामने ये टास्क रखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखाओ। फिर इसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना करके और इसको फ्रेम किया जाता है। 16 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्रेजेंटेड द स्कीम फॉर द फॉर्मेशन एंड इंतरिम गवर्नमेंट। इंतरिम गवर्नमेंट को कब लागू किया गया था, जून 1946 के अंदर। 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस फ्रॉम द इंतरिम गवर्नमेंट, ठीक है। कांग्रेस ने क्या किया था, अपनी इंतरिम गवर्नमेंट अपनी फॉर्म कर ली थी, और इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन बनाए गए थे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू ज्वाइन द इंतरिम गवर्नमेंट। तो 13 अगस्त 1942 को 46 को क्या किया था, अंतरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया था मुस्लिम लीग ने। पहले मना करी थी, फिर उसको ज्वाइन कर लिया गया, फिर वो मना करेगी और बाद में कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने के लिए वो नहीं देगी। उसके बाद 11 अगस्त 1947 को जिन्ना इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया और 15 अगस्त को हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये थी बच्चे आज की टाइमलाइन का पूरा ये हमारी हिस्ट्री की टाइमलाइन से क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट डेट थे, इनको जरूर जरूर से देखिएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा, साथ में ये भी लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, मेरी कम्युनिटी पर मिलेगी। कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए Adda 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर एक्सप्लोर ग्रुप पर जाना है और यहाँ पर मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा प्रतिज्ञा को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीयूईटी की अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही प्रतिज्ञा को एनरोल कीजिएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ करना है Y489। प्रतिज्ञा को ज्वाइन करने के लिए आपको Adda 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज पर जाके यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको यूजी पे क्लिक करना है, देन क्रैश कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे ये आ जाएगा आपका प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा के अंदर भी जिस तरीके से मैं आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ सेम वैसे ही हम करेंगे अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन। आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अनीता मैम आपको कैसे प्रिपेयर करवाती हैं। सेम ऐसे ही आपको प्रिपेयर कराऊंगी मैं, कहाँ के लिए, आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो आपको कूपन कोड लगाना है Y489, इससे आपको 52% का डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिए पूरा 52% का डिस्काउंट है। तो जाओ एनरोल करो, और इसकी क्लासेस जो है वो आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी हिस्ट्री के एग्जाम के बाद। आज इसको एनरोल कर लो क्योंकि सीट्स बंद होने वाली है, विंडो इसको क्लोज होने वाली है, ठीक है, तो फिर आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। सो बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।